आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका आशा सिंह की लिखी हुई संस्मरण कहानी जेल के पन्नों से। जेल, ये शब्द सुनते ही मन पर एक खौफ सा तारी हो जाता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, अपनों से अलग एक छोटा सा कमरा, अंधेरा सीलन भरा। जेल जाने का डर इंसान को अपराध करने से रोकता है। फिर भी अपराध होते हैं। लोग जेल जाते हैं। क्या सब वाकई खूंखार होते हैं या कुछ परिस्थिति जन्य अपराधी होते हैं और क्षणिक आवेश में किए गए अपराध की सजा भुगतते हैं? आइए मिलते हैं ऐसे ही जेल के कैदियों से और जानते हैं उनकी सच्ची कहानी वरिष्ठ लेखिका आशा सिंह जी की लेखनी से। प्रस्तुत है संस्मरण जेल के पन्नों से, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जेल का नाम ही मन में भय उत्पन्न कर देता है। एक बार जेल में ही पतिदेव की पोस्टिंग हुई, सो जेल और कैदियों से मिलने का अवसर मिला। गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। जेल के परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर झांकी देखने जेल परिसर में गई। बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। कागज़ की पट्टियों को काटकर मंदिर बनाया गया था। एक्सरे प्लेट पर बाल कृष्ण की छवि जो लाइट पड़ते ही जगमगा उठती। किसी पंखे के चक्र पर किनारे गोपियाँ या बीच में बांसुरी बजाते कृष्ण। बुरादे को अलग अलग रंगों में रंग कर रास्ते, उस पर प्रभु के नन्हे चरण जो नंदलाल के झूले तक जा रहे थे। मैं तन्मयता से झांकी को देख रही थी। कुछ कैदी भजन कीर्तन कर रहे थे। एक कैदी से पूछा, बहुत सुंदर सजाया है। उसने बताया कि उम्र का कमाल है। मैंने उम्र को बधाई देनी चाहिए। एक दुबला पतला सांवले रंग का युवक मेरे सामने लाया गया। मैंने उसकी कला की बहुत तारीफ़ की। उसने झुककर शुक्रिया कहा। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत भरी थी कि मैं सोच में पड़ गई कि इससे अपराध हुआ होगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस पर 3 कत्ल का जुर्म है। फांसी की सज़ा हुई थी, पर महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे होने के कारण उम्र कैद में तब्दील हो गई। पर यह कितना मासूम दिखता है, शरीफ लगता है। इसने खून किया? विश्वास नहीं होता। अच्छा, आप खुद ही पूछ लेना। जेलर साहब ने मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसे मेरे बंगले पर भेज दिया। हथकड़ी बेड़ी में जकड़ा उमर सिपाही के संग लाया गया। उसको देखकर मस्तिष्क में बवंडर चलने लगा। इतनी कम उम्र में जेल आ गया। जब तक छूटेगा एकदम कृशक्राय वृद्ध हो चुका होगा। शायद उसे खुले आसमान के नीचे अच्छा लगा। मैंने चाय मंगवाई तो उसने अपने तसले में ली। अरे, तुम लोग अपना तसला साथ लेकर चलते हो? अरे मालकिन, छोड़कर आता तो चोरी हो जाता। ससुरे चोर डकैत तो भरे हुए हैं। चाय में बिस्कुट डुबोकर खाते हुए बोला। देखो, हम बैठे हैं, मैडम जो पूछे बता देना। बड़ी मुश्किल से वो मोढ़े पर बैठा। ज़्यादा समय नहीं था, सो मैंने बात शुरू की। तुम तो शरीफ खानदान के लगते हो, यहाँ कैसे आ गए? उसने सिर झुकाए कहा, मैडम, इश्क के कारण। मैंने किया नहीं, पर हो गया। लखनऊ में अब्बा हुजूर की फ़ोटो फ्रेम करने की छोटी सी दुकान थी। साथ में बुक बाइंडिंग का काम भी करते थे। मैं इकलौता बेटा, माँ बाप की आंखों का नूर था। 2 मकान भी थे। किराया अच्छा खासा आ जाता। ज़िंदगी मज़े से बीत रही थी। अचानक तूफ़ान आ गया। कश्ती डगमगाने लगी। दोपहर को अब्बा खाना खाने घर आते। उस समय मैं कॉलेज से लौटकर दुकान पर बैठता। मैं एक फ्रेम सही कर रहा था कि दुकान रोशन हो गई। निहायत खूबसूरत हसीना मेरे सामने खड़ी थी। उनके गोरे रंग की वजह से पूरी जगह जगमगा उठी। मैंने पूछा, जी बताइए। उन्होंने एक बेहद पुरानी तस्वीर जो पानी में भीगकर ख़राब हो गई थी, जगह जगह से फट गई थी, कई जगह बदरंग हो गई थी। ये मेरी दादी जान की तस्वीर है। पता नहीं कैसे पानी में भीग गई। अब्बा हुजूर को बहुत ही प्यारी है। अम्मी ने कहा कि किसी तरह ठीक कराओ, अब्बू को पता नहीं लगे। मैंने तस्वीर ली। कोशिश करता हूँ, देखिए। कोशिश नहीं, आपको करना ही है। आपकी दुकान का नाम सुनकर ही आई हूँ। मैंने फ़ोटो देखी। वे भी अपने ज़माने की हूर की परी होंगी। एकाएक दिमाग में बिजली कौंधी। ये तो अपनी दादी पर पड़ी है। पुराने ज़माने के ढेरों जवाहरात पहने गोया खुद से शर्मा रही हूँ। पता नहीं कैसे फ़ोटो खींचने की इजाज़त दी होगी। विचारों के समंदर से बाहर आया। धीरे धीरे फ़ोटो फ्रेम से अलग की। बाबा आदम के ज़माने की तस्वीर किस मुसीबत में फंसा गई।
मैं पेंटिंग कर ही लेता था। आहिस्ता आहिस्ता खराब जगहों को भरने लगा। एक एक जेवर को संवारा, बालों पर, कपड़ों, सभी जगह ब्रश, कहीं पेंसिल चली। अब्बा मुझे व्यस्त देख बहुत खुश थे। तीसरे दिन वे आ धमकी। अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करती हुई बोली, हो गया। मैंने धीरे से पेपर में लिपटी हुई फ़ोटो उन्हें दी। माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। जी चाहता है कि उंगलियां चूम लूँ। अपनी बात पर खुद ही शर्मा गई। बटुआ खोलकर मेहनताना देना चाहा, मैंने मना कर दिया। आपने इतनी तारीफ़ कर दी, मेहनताना वसूल। वे शुक्रिया अदा करके चली गई। अगले दिन वे पेंटिंग का ढेरों सामान लेकर हाजिर हो गई। ब्रश बहुत नफीस और महंगे थे। मैं हतप्रभ, नहीं बहुत महंगे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो, खूब नाम कमाओ। अरे नहीं साहब, मैंने कहना चाहा। क्यों? मकबूल फ़िदा हुसैन साहब हैं ना, तुम क्यों नहीं उनकी तरह मशहूर हो सकते? मन में सपने जगा कर चली गई। हुसैन तो नहीं बन पाया, कैदी नंबर 221 बन गया। मैंने तसल्ली दी। मैंने कैनवास पर शायरी शुरू कर दी। वे आती, पेंटिंग को सराहती, मेरा हौसला अफजाई करती, बहुत सारी बना डालो, मैं आर्ट गैलरी में नुमाइश लगवा दूंगी। मेरी उड़ान को पंख देती। अब्बू की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया। बेटा, हम छोटे लोग हैं, वे बड़े बिजनेसमैन मिर्ज़ा साहब की बेटी हैं। नहीं अब्बू, वे बस हौसला अफजाई करती हैं। हौसला अफजाई कब मोहब्बत में तब्दील हो गई पता नहीं चला। हम अक्सर पार्क में मिलते, वे अपनी शानदार कार से आती, मैं अपनी खटारा साइकिल से। जब तुम्हारा नाम हो जाए मुझे भूल न जाना। सवाल ही नहीं है, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। पर हमारे फैसले पर खुदा ने मोहर नहीं लगाई थी। उनके बड़े भाई ने हमें देख लिया। मेरी दुकान पर अपने कद्दावर साथियों के साथ आ धमके, गरज कर बोले, टीन टप्पर में रहने वाले महलों का ख्वाब छोड़ दो, वरना कहाँ पहुँच जाओगे। अपने बूढ़े अम्मी अब्बू का ख्याल करो। जरा धमका कर वे चले गए। अब्बू बहुत घबरा गए, फ़ौरन दुकान बंद कर मुझे लेकर घर चले गए। अम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गईं। अपनी सहेलियों को बुलाया, उनके खाविंद भी आ गए। मिर्ज़ा एंड सन्स का नाम सुनकर सबको सांप सूंघ गया। आखिर में सलाह दी गई कि जल्दी से जल्दी लौंडे को लखनऊ से दूर किया जाए। फूफी झांसी में थी। अब्बू ने मेरे बारे में बताया और वहीं कहीं काम दिलाने को कहा। मेरी सारी पेंटिंग, रंग, ब्रश सब लखनऊ में छूट गए। मुझे एक प्रेस में रखवा दिया गया था। अब हाथ कालिक से सने होते। कंपोजिटर राशिद मियाँ से जान पहचान हो गई। मेरे बुझे हुए चेहरे से सब कुछ समझ गए। बेटा, आशिकी की चोट खाकर आए हो, जख्म हरा है सो कुछ मुंह से निकल गया। राशिद भाई ने कुछ प्रेस की कटिंग जोड़कर लिखावट ना पहचानी जा सके यहाँ के बारे में लिखा। खत को एक रिसाले के अंदर रख कर लखनऊ भेज दिया। पता अपने घर का दिया। मुझे समझाया, देख मुन्ना, अगर उसे इश्क होगा तो ज़रूर जवाब आएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती जा रही थीं। एक दिन राशिद ने चिढ़ाया, चलो मिठाई खिलाओ, बहुत दिनों बाद हंसी आई। राशिद भाई ने लिफाफा दिया। एकदम कुहासा छट गया। इसी तरह रिसाले आते जाते रहे। प्रेस का फ़ोन नंबर भी दे दिया। कभी कभी खनकती सी हंसी भी सुनाई देती। अचानक खबर मिली कि शायद भाईजान को शक हो गया है। अगले हफ्ते निकाह है, उसके बाद उसे दुबई भेज दिया जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आओ देखा ना ताओ, रशीद भाई से पैसे लेकर लखनऊ रवाना हो गया। सीधे मिर्ज़ा साहब की कोठी पर पहुंच गया। वहाँ मेरे इस्तकबाल की पूरी तैयारी थी। दोनों भाई अपने खूंखार दोस्त के साथ खड़े थे। मैं जुनून में फाटक के अंदर चला गया। चौकीदार रोकता ही रह गया। दोस्त मुझसे चिपट कर छुरे से वार करना चाहता था। पता नहीं कैसे मुझ में इतनी ताकत आ गई। मैंने छुरा छीन कर उसके पेट में पैबस्त कर दिया। मैं बिल्कुल पागल हो गया था। आगे बढ़कर दोनों भाइयों पर भी छुरे से तड़ातड़ वार करने दिया। चारों ओर खून ही खून, चीख पुकार मच गई। मेरे सामने 3-3 लाशें पड़ी थीं। सब ने मुझे घेर लिया था। पुलिस आ गई और मैं वारदात पर पकड़ लिया गया। छुरी मेरे हाथ में थी। अम्मी अब्बा का बुरा हाल। अम्मी ने खाट पकड़ ली। बेचारे अब्बू कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे। लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। अब्बू हाई कोर्ट पहुँचे। एक मकान बिक गया। अम्मी भी खुदा के पास चली गईं। मिर्ज़ा साहब ने बेटी की शादी कर उसे दुबई भेज दिया। अब उनकी जिद थी कि मेरी फांसी की सज़ा बरकरार रहे। अपने बेटों की मौत का बदला लेना था। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। अब्बा से मैंने कहा, आप गम ना करें, मुझे अपने किए की सज़ा भुगतने दें।
अब्बा एकदम बूढ़े हो गए थे। वे अपने मरे हुए बेटों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने जिंदा बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, अब्बा बोले। दूसरा मकान बिक गया। अब्बा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। फांसी की सज़ा बरकरार रही। महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे होने पर उस समय के सभी की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई। आजीवन कारावास कर दिया गया। तब से यहीं पर हूँ। पहले अब्बा मिलने आते थे, अब नहीं आते। पता नहीं किस हाल में हैं। मेरी गलती के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जब भी झांकी सजाता हूँ कृष्ण जी का ख्याल आता है। प्रेम राधा से करते रहे, पर पिता वासुदेव को जेल से छुड़ाने के लिए प्रेम को पीछे छोड़ दिया। मैं निशब्द बैठी रही। वार्डन उसे लेकर चले गए। प्रेम अंधा क्यों होता है? प्रेम और कर्तव्य में किसको वरीयता दें? ये प्रश्न मेरे जहन को मथते रहे। अब लेखिका का एक दूसरा संस्मरण सुनिए। एक नन्हा मासूम सा बच्चा जेल के अंदर आया माँ को पुकार रहा था। वो मासूम कहाँ से आया और क्यों आया जेल में, सुनिए इस कड़ी में। जेल शहर के बाहर स्थित थी। मुख्य राजमार्ग से अंदर की ओर सड़क जेल की ओर जाती है, जिसके दोनों ओर कर्मचारियों के आवास थे। शाम को महिलाएं गपशप करती, बच्चे सामने पार्क में खेलते। एक सायंकाल छोटे लाल ने बताया, साहब जेल में एक छोटा बच्चा आया है, बहुत ही सुंदर है। माँ के साथ आया होगा, किसी ने कहा। नहीं साहब, माँ तो उसकी भाग गई। स्टेशन पर किसी सेठ का थैला लेकर भागा था, पर लोगों ने पकड़ लिया। जब से आया है बराबर माँ माँ कहकर रोते जा रहा है। यही 6-7 बरस का होगा। छोटे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, जेल में क्यों लाया गया? एक बच्चे ने पूछा। मैंने कहा, बेटे इसीलिए कभी चोरी मत करना। बच्चों के साथ महिलाओं की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जेलर साहब से निवेदन किया गया कि बच्चे को देखना है। छोटे लाल को डांट पड़ी कि जेल की बातें क्यों बताता है कॉलोनी में जाकर, पर हम लोगों का आग्रह देखकर एक सिपाही के साथ गेट पर लाया गया। वास्तव में बच्चा बेहद मासूम और खूबसूरत था। हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं। कपिल देव सिपाही ने बताया, बहुत तेज भागता है, इसीलिए बेड़ी डाली गई है। बराबर माँ के लिए रो रहा है। उसको देखकर कान्हा की याद आ गई। उसे तो माँ यशोदा शरारत करने पर रस्सी से बांध देती थी। हम लोगों ने पूछा, थैला क्यों उठाया? बहुत ही मासूम उत्तर आया, आया माँ ने कहा था। हम सब यही बातें कर रहे थे कि बच्चा अच्छे परिवार से लग रहा है। उसका आया माँ कहना भी खटक रहा था। इस केस पर काम कर रहे इंस्पेक्टर साहब से जब पूछा तो उन्होंने बताया, लगता है कि बच्चा चोरों की टोली का है। कुछ घरों से बच्चा चुरा लाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, चोरी करवाते हैं। बच्चा धीरे से सामान पार कर देता है, किसी को शक नहीं होता है। कभी कभी रोशनदान से अंदर कूदा देते हैं। बच्चा दरवाज़ा खोल देता है, गिरोह लूटपाट करता है। ये आया माँ क्यों कह रहा है? तब उन्होंने बताया, शक सही है, बच्चा अच्छे परिवार का है। इसकी माँ ने देखभाल करने के लिए आया रखी होगी। अपने बच्चे के लिए समय नहीं था, सो बच्चा आया से ज़्यादा हिल गया था। मौका पाकर बच्चे के साथ गिरोह में शामिल हो गई। पहले विश्वास अर्जित किया, फिर धोखा दिया। अब देखिए, बच्चा भी माँ के बजाय आया माँ कह रहा है। हर तरह से पूछताछ जारी है, पर बच्चे को अपने घर माँ बाप का स्मरण नहीं है। वो औरत उल्टी दिशा में भाग गई है, इसलिए पकड़ी नहीं जा सकी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो 40 वर्षीय, गहरा रंग और गठे शरीर की थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर गिरोह बहुत चालाक होता है। हो सकता है कि डेरा डंडा उठाकर दूसरे शहर चला गया हो। बेचारी माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती होगी। इंस्पेक्टर नाराज़गी से बोले, कैसी माँ जो अपने बच्चे को आया के हवाले कर क्लब पार्टी में मशगूल रही होगी। किसी महिला ने कहा, शायद मजबूरी रही हो, वो नौकरी करती हो सकता है। ऐसे में अपने परिवार पर विश्वास करना चाहिए। अपनी कीमती चीज़ें तो संभाल कर रखती हैं। बच्चे तो अनमोल होते हैं, उन्हें आया पे क्यों छोड़ देती हैं? बाद में सूचना मिली कि बच्चे को बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया है। कपिल देव बोले, अब वो पक्का अपराधी बनकर बाहर आएगा। अब सुनिए संस्मरण की तीसरी कड़ी या तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है, क्या हम मुताह कर लें? जेल में सबसे भयानक दिन जब किसी को फांसी दी जाती है। यद्यपि जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। न्यायाधीश भी सज़ा सुनाकर कलम तोड़ देते हैं।
उस दिन जेल में अजीब सन्नाटा छा जाता है। जब जब घंटा बजता कलेजा मुंह को आ जाता, बस जिंदगी को इतना समय शेष है। उस समय उसके जुर्म को भूलकर पल पल खींचती मौत की बात होती। कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती। शमशाद को हत्याओं और डकैती के मामले में फांसी की सज़ा मिली थी। उसने अपनी पत्नी शबनम से मिलना चाहा। मुलाकात के समय जेलर उपस्थित थे। शीशे दोनों के बीच में तने थे। बीबी बराबर सुबकती जा रही थी। मन बार बार चीत्कार कर रहा था, काश जो सब वो देख रही है वो बस एक सपना होता। कितनी बार कहा था, हराम का पैसा घर मत लाओ, रूखी सूखी में ही जन्नत है, पर शमशाद समझा ही नहीं। शौहर से खोने से भी कहीं ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि बच्चे एक हत्यारे के बच्चे के ठप्पे के साथ कैसे पलेंगे, पर ऊपर से कुछ कहा नहीं। शमशाद भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसे भी खौफ था कि उसके बाद उसके बच्चे कैसे पलेंगे। इसीलिए तो हर तरीके से कमाया था धन उसने। न डकैती को गलत समझा, न हत्या को, और ना ही दारू में उड़ाने को। सिसकियाँ सुनकर उसका दिल भर आया। अंतिम समय बच्चों के प्रति खुद को आश्वस्त करने के लिए समझाने लगा, रो नहीं, कुछ माल अम्मा की चारपाई के नीचे गड़ा है, थोड़ा भैंस की नाद के नीचे, कुछ पैसा लाला के पास जमा है, हर महीने खर्च को लेती रहना, बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करना, खूब पढ़ाना लिखाना, हमारी तरह गलत सोहबत में न पढ़ें, पूछे तो कहना अब्बा दुबई कमाने गए हैं। सिसकियाँ तेज हो गई। कैसा मिलन था ये जो हमेशा बिछोड़ने के लिए था। शमशाद तसल्ली देते हुए बोला, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बैरक में लौटने ही वाला था। बीबी ने पूछा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलो, शमशाद ने कहा। क्या हम मुताहा कर लें? रुपए पैसे की समस्या कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी। यहाँ श्रोताओं की जानकारी हेतु पहले विवाह को निकाह कहते हैं, दूसरे विवाह को मुताहा कहते हैं। शमशाद के चेहरे पर बल्ब फ्यूज हो गया। अपने बीवी बच्चों से बेइंतहा प्यार करने वाला फांसी से पहले टूट कर मर गया। कर लेना, और भारी कदमों से बैरक की ओर चल दिया। कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मरकर भी चैन नहीं मिलता। जेलर, जो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए थे, बम की तरह फूट पड़े। बेवकूफ़ औरत, वो तो कुछ देर बाद दुनिया छोड़कर जाने वाला था, कम से कम उसे सुकून से तो मरने देती। तूने तो पहले उसकी जान ले ली, मरने के बाद कुछ भी करती, क्या वो देखने आता? एक निराश अजीब सी नज़र से उसने जेलर की ओर देखा। फिर डकैती, हत्या, मुताहा है तो बस पैसा। बड़बड़ाते हुए शबनम डबडबाई आंखों के साथ जेल से बाहर निकलने लगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका आशा सिंह जी की लिखी हुई संस्मरण कहानियाँ जेल के पन्नों से। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ साहित्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हार्दिक धन्यवाद।